नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिमांशु जोशी जी की कहानी कोई एक मसीहा। तो आइए सुनते हैं कहानी कोई एक मसीहा। आकाश कुछ झुक सा गया था। इमारत इस वर्ष कुछ और ऊपर उठ गई थी। जंगला आगे की ओर निकला सा। कुल मिलाकर वह टूटा मकान एक बंगला सा लग रहा था। पर सुरेश भाई की दीर्घ दृष्टि इस परिचय से परे थी। इधर उधर वह देर तक टहलते घूमते रहे। बोले, इस वर्ष सरकार की ओर से ग्रांट कुछ अधिक मिली होगी। मैंने योजना विभाग में बात चलाई थी। लगता है आगे अब कठिनाइयां नहीं रहेंगी। जी हाँ, लाभूबेन ने उनकी ओर बाल सुलभ जिज्ञासा से देखा। ग्रांट के अलावा सरकार ने कुछ बहनों को बुनाई ट्रेनिंग के लिए भी वजीफा देना स्वीकार किया है। सब आपकी दया है सुरेश भाई। आप न होते तो यह शिविर कब का टूट गया होता। कृतज्ञता से लाभूबेन की पलकें झुक आईं। अब कुल कितनी बहनें हैं यहाँ? सुरेश भाई ने फिर पूछा। कुल 32 हैं। संख्या शायद और बढ़ जाएगी। रंगाई विभाग का काम शुरू हो गया तो यह सेंटर तरक्की करेगा। लाभूबेन कह ही रही थी कि सुरेश भाई ने फिर उत्सुकता से पूछा, क्या कुछ नई लड़कियां नहीं आई इस वर्ष? उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। आगे उन्हीं के बलबूते पर यह केंद्र चलने वाला है। यह क्यों भूल जाती हो? लाभूबेन अब कुछ और समीप थी। कोशिश कर रही हूं, पर जरा मुश्किल सा है। आजकल की लड़कियों का ध्यान आश्रम की ओर उतना नहीं जितना। सुरेश भाई कुछ आगे मुड़े। लाभूबेन एक एक कर उन्हें हर विभाग का निरीक्षण करवाती जा रही थी। इस वर्ष अंबर चरखों की संख्या में वृद्धि थी। सिलाई विभाग में भी नई मशीनें। लाभूबेन को लगता था सब उनकी ही कृपा का परिणाम है। अतः इस कृतज्ञता के लिए वह पानी की तरह बिछ जाना चाहती थी। वे अब मेन गेट पर खड़े थे। आश्रम की सारी सदस्याएं दम साधे अपने कार्य में संलग्न थीं। मानो बच्चों की शाला में आज डिप्टी साहब का मुआयना हो रहा हो। व्यवस्था तो ठीक लगी ना? लाभूबेन ने जैसे परीक्षा का परिणाम पूछा। हाँ, बुझे भाव से सुरेश भाई बोले। ये मनहूस चेहरे कहाँ से भर लिए? सब भिखारिनों जैसी लगती हैं। लाभूबेन को इस प्रकार की प्रतिक्रिया की आशा नहीं थी। बात को संभालती हुई बोली, कुछ बेचारी विधवाएं हैं सुरेश भाई, रोज घर पर आकर रोती थीं। रोजी रोटी के लिए कुछ तो चाहिए। कुछ रुक कर बोली, सुरेश भाई, आप लोगों के राज में यह कैसा हो रहा है? सुबह से शाम तक काम करने पर भी 2 वक्त की रोटी नहीं। लाभूबेन कहती कहती रुक गईं, शायद सुरेश भाई की आकृति पर उतरते झलकते भावों के कारण। सामने क्यारियों में कुछ फूल थे और उनके पीछे फलों के पौधे, जिन्हें आश्रम की सदस्याओं ने अपने हाथों से उगाया था। लाभूबेन उन्हें डेरे की तरफ ले चलती हैं। चाय का समय हो गया है। सुरेश भाई हजारों मील की यात्रा कर इन केंद्रों का निरीक्षण करने आए हैं। थके हैं, उन्हें आराम करना चाहिए। कल या परसों फिर अगली यात्रा और वहां से फिर अगली। चाय की व्यवस्था वह पहले ही कराई थी। उन्होंने समय के हिसाब से स्वयं अनुमान लगा लिया था कि अब चाय खोलकर पॉट में उड़ेल दी गई होगी। अतः उनके कदम तेजी से बढ़ने लगे। वह लड़की इस बार दिखाई नहीं दे रही लाभूबेन? क्या आश्रम छोड़कर चली गई? कौन? लक्ष्मी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, लक्ष्मी जैसा था कुछ नाम। उस हरिजन कन्या में बहुत गुण थे। उसने हमारी बहुत सेवा की थी। उसे तरक्की मिलनी चाहिए थी। एमएलए साहब ने उसे शहर में कोई अच्छी सी नौकरी दिला दी है। अब उन्हीं की देखरेख में कुछ ट्रेनिंग भी ले रही है। लाभूबेन ने सहज भाव से कहा, एमएलए साहब उससे बहुत खुश हैं। अपनी बेटी की तरह मानते हैं और दिन रात अपने ही साथ रखते हैं। यही कोई अच्छा सा काम दिलवा देती। तुम में यही तो समझ नहीं लाभूबेन। हम उसका यहीं पर अच्छा फ्यूचर बनवा देते। पश्चाताप और खींच के साथ सुरेश भाई कह रहे थे और अपराधिनी की तरह लाभूबेन सुन रही थी। उन्हें लग रहा था सुरेश भाई ठीक ही तो कहते हैं। लक्ष्मी को यही तरक्की देनी चाहिए थी। उसका अच्छा फ्यूचर यहीं बनना चाहिए था। सुरेश भाई की बड़ी पहुंच है दिल्ली तक।
वे किसी का भी फ्यूचर बनाकर कृतार्थ कर सकते हैं। कमरे में चाय के बर्तन सजे थे। सुरेश भाई की मंडली में कुछ और लोग भी थे, उनको भी बुलवाया गया। चाय पीने पिलाने की रस्म शुरू हुई। लाभूबेन एक कोने में बैठी जैसे निरीक्षण कर रही हों। इस समय उन्हें पूछने का प्रश्न न था, सब नाश्ते की प्लेटों पर टूट पड़े थे। आश्रम की अच्छी कन्याओं को चाय पिलाने का भार सौंपा गया था। 2-3 स्थानीय सज्जन भी सुशोभित थे। पॉलिटिक्स और आगामी आम चुनाव के लिए संभावित सदस्यों के टिकटों पर विचार विमर्श कर रहे थे। सुरेश भाई का ध्यान शायद उन बातों पर न था, क्योंकि उनकी डिप्टी मिनिस्टरशिप प्रायः निश्चित हो चुकी थी। इसलिए वह चाय पिलाने वाली लड़की को ध्यान से देख रहे थे। धीरे धीरे सब चले गए। जब कुछ एकांत हुआ तो लाभूबेन उनके पास आई। विनीत शब्दों में पूछा, सुरेश भाई, शाम को क्या लेंगे? जो खिला दोगी। लाभूबेन जैसे कृतकृत हो उठी। भोजन तो संध्या को नहीं लेते ना? हाँ, चल तो अभी तक वैसा ही रहा है। लाभूबेन मुस्कुराई। तो आज भी शबरी के बेर चखेंगे ना? सुरेश भाई कुछ न कहकर हंस भर दिए। देश में अन्न की कमी के कारण इधर अरसे से सुरेश भाई ने शाम को फलाहार ही ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की है। शाम को आश्रम की प्रार्थना हुई। बहनों ने भजन सुनाए। आश्रम में हाल ही में आई एक बहन ने मीरा के भजनों के साथ साथ लोक नृत्य का प्रदर्शन भी किया। सुरेश भाई ने जिसकी बहुत प्रशंसा की। अपने प्रवचन में उन्होंने उसका जिक्र किया और अंत में कहा, कन्याओं को सती सीता, सावित्री तथा मीरा आदि अमर नारियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी लोक कला की हर कीमत पर रक्षा करनी चाहिए। भाषण के पश्चात सुरेश भाई कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं की मीटिंग में भाग लेने चले गए और लाभूबेन उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था में जुट गईं। गाय का घी, असली शहद आदि वस्तुओं का प्रबंध पहले ही कर चुकी थी। जिस कमरे में सुरेश भाई रात को ठहरेंगे उसकी पुताई कब की हो चुकी थी। सफाई आदि का इंतजाम भी, ताकि यहां से जाते समय सुरेश भाई को कोई शिकायत न रह जाए, क्योंकि आश्रम को हर हालत में चलाना था और वह तभी संभव था जब देश की खाद्य समस्या और आत्मनिर्भरता पर जब लंबा भाषण देकर लौटे तो सुरेश भाई कुछ थके थके से थे। लाभूबेन ने एकांत का लाभ उठाकर उनके माथे पर हाथ लगाया तो उन्हें लगा कि बुरी तरह तप रहा है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तनिक अतिरिक्त आत्मीयता से लाभूबेन ने पूछा। दिन रात इधर उधर आश्रमों में घूमते रहने से तबीयत खराब हो ही जाती है लाभूबेन। सुरेश भाई ने कहा, देश सेवा का व्रत कितना कठिन है तुम कल्पना नहीं कर सकती। लाभूबेन हथेलियों को सहलाती हैं, माथे को दबाती हैं। सुरेश भाई को अच्छा लगता है। वह लाभूबेन के कुछ और समीप खिसकते हैं। तुम्हारा खर्च चल जाता है लाभूबेन? वह पूछते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बड़ी लड़की अब कहाँ है? पढ़ रही है। अब तो वह सयानी हो गई होगी ना? सुरेश भाई को याद आया, जब वह पहले वहां आया करते थे तो लाभूबेन उनकी सारी सेवा का भार उसी पर डालती थी। सुबह से शाम तक छाया की तरह उनके साथ रहती थी। हाँ, काफी बड़ी है, लाभूबेन सोचती हुई बोली। कभी उसे भी बुलाओ ना, मुद्दत हुई देखा नहीं। वह बहुत मधुर लड़की थी। इतने में बाहर से कुछ आहट सी आती है। लाभूबेन पीछे हटकर कुर्सी पर बड़े स्वाभाविक ढंग से बैठ जाती हैं। सुरेश भाई की कमर तकिए से लग जाती है। कुछ देर सन्नाटा रहता है, कोई कुछ बोलता नहीं। बाहर बर्तनों की आवाज आती है। कमरे के पास ही रसोई घर लगता है। आपकी तबीयत हमेशा ऐसी ही रहती है सुरेश भाई? दिल्ली कलकत्ता तो आए दिन जाते रहते हैं, फिर कभी इलाज क्यों नहीं करवा लेते? समय कहाँ मिलता है, दिन रात यही भाग दौड़। तुम देख तो रही हो, जिस दिन खादी के कपड़े पहले पहल धारण किए थे उसी दिन बहुत कुछ त्याग दिया था लाभूबेन। वैराग्य भाव से सुरेश भाई ने कहा और कुछ देर के लिए पलकें मूंद ली। सुरेश भाई सचमुच बहुत थक गए हैं। 2 कन्याएं सहारा देकर उन्हें उनके कमरे तक ले जाती हैं। यह पहले ही निश्चित हो चुका था कि सुरेश भाई फलाहार किया करते हैं, अतः उसी की व्यवस्था थी।
लड़कियां सामान लाने के लिए बाहर जाती हैं। ये नई भर्ती की हैं सुरेश भाई। लाभूबेन बोली, छुट्टियों में घर जाना चाहती थी। इसी बीच आपका इधर आने का कार्यक्रम पत्र मिला। आपकी सेवा में कोई कसर रहे, यह कैसे हो सकता है? आप आते ही कब कब हैं सुरेश भाई? तुम्हारी बड़ी लड़की जैसी कौन हो सकता है? सुरेश भाई दार्शनिक लहजे में बोले। इतनी सेवा भावी मैंने आज तक नहीं देखी। सब आप लोगों की दया दृष्टि है। लाभूबेन कहना चाहती थी पर कह न पाई। दूसरी लड़की भी वही है, कुछ सोचते हुए सुरेश भाई ने कहा। हाँ, उन्हीं के लिए तो यह सब कर रही हूं। सुरेश भाई, बच्चे किसी तरह कामयाब हो गए तो मेरी उम्र भर की मेहनत सफल हो जाएगी। लाभूबेन की आवाज भारी थी। आश्रम की 2 लड़कियां फलों की प्लेट लिए आती हैं। गाय का शुद्ध दूध और एक कटोरे में कार्तिकी शुद्ध शहद है। लाभूबेन किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाती हैं और लड़कियां अपने हाथों से छील छील कर फलों का रस भरा टुकड़ा सुरेश भाई के होठों की तरफ ले जाती हैं। सुरेश भाई फलों के साथ साथ मीठी मीठी अंगुलियां भी चखते चले जाते हैं। भोजन कर चुकने के बाद सुरेश भाई आराम से बिस्तर पर पसर जाते हैं। दोनों लड़कियां उनके थके पांवों को अपनी गर्म गोदियों में रखकर दबाने लगती हैं। कोमल हथेलियों का बार बार स्पर्श उन्हें विचलित कर देता है, परंतु आंखें मूंदे मुर्दे की तरह तटस्थ पड़े रहते हैं। इतने में प्लेट लिए लाभूबेन आती हैं। ये अहिंसक अंडे हैं सुरेश भाई, ये भी फलों की कैटेगरी में आते हैं। सुरेश भाई कोई बहस न कर प्लेट थाम लेते हैं। दवाई की बोतल भी पहुंचा जाना लाभूबेन, आज शरीर बुरी तरह टूटा जा रहा है। सुरेश भाई करवट बदलते हैं। कुछ देर बाद कपड़े में लिपटी दवाई की बोतल भी आ जाती है। दवा मैं पिला जाऊं? डरती डरती लाभूबेन पूछती हैं। तुम क्यों कष्ट उठाती हो? सुरेश भाई न बोलना चाहकर भी बोल रहे थे। ये दोनों बहनें यहीं तो हैं, पिला देंगी। अब तुम सो जाओ लाभूबेन, दिन भर की थकी होगी। लाभूबेन जाने लगती हैं तो सुरेश भाई आवाज देकर बुलाते हैं। हमारे सभी साथियों की ठीक ठीक व्यवस्था करवा देना, उन्हें शिकायत नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, कहती हुई लाभूबेन चली जाती हैं। दोनों लड़कियां अब तक उसी मौन मंथर भाव से पांव को दबाती चली जा रही थीं। सुरेश भाई ने करवट बदली। तुम कब से हो यहां बिटिया? अभी 1 ही महीना गुजरा है। दोनों ने एक सा उत्तर दिया एक साथ। इससे पहले क्या करती थी? गांव के मिडिल स्कूल में पढ़ती थी। तुम्हें यहां कोई कष्ट तो नहीं ना? कोई शिकायत हो तो हमसे कहना। अच्छा जी। तुम्हारी उम्र क्या है? कुछ सोचते हुए एक से पूछते हैं। 17। और तुम्हारी? इस चैत में 15 पूरे होंगे। सुरेश भाई अब बिस्तरे पर ही बैठ गए हैं। तुम्हें नींद लग रही हो तो तुम सो जाओ, वह बड़ी लड़की से कहते हैं। जी नहीं, अरे हम कहते हैं सो जाओ। जब इसे नींद लगने लगेगी यह भी जाकर सो जाएगी। वह बहस नहीं करती, सहमति सी चली जाती है। बाहर से हवा आ रही है। सुरेश भाई अपना दुखता सिर दबाते हैं। वह दरवाजा बंद कर देती है और उसी तरह फिर पांव दबाने लगती है। तुम्हारा नाम क्या है बिटिया? सावित्री। नाम तो बहुत अच्छा है। छोटों को बड़ों की सेवा करनी चाहिए। पाठशाला में यह तो तुम्हें पढ़ाया गया होगा ना? जी हाँ, बड़ों की सेवा करने से पुण्य मिलता है। यह और वह दोनों जन्म सफल होते हैं। गीता महाभारत में पढ़ा होगा ना? जी हाँ। सुरेश भाई के पांव में आज बड़ा दर्द है, इसलिए वह ऊपर तक पांव दबाने को कहते हैं। तुमने आगे क्यों नहीं पढ़ा? सुरेश भाई बड़ी आत्मीयता से पूछते हैं। जी, घर की हालत ठीक नहीं थी। सुरेश भाई को दुख होता है। गांधी जी की जीवनी पढ़ा करो, सुरेश भाई प्रवचन के से स्वर में कहते हैं। उससे सत्य की खोज में सहायता मिलती है। हम सब लोग सत्य की उसी खोज में अब तक लगे हैं। विनोबा जी ने तो देखो अपना जीवन समर्पित कर दिया। सावित्री की समझ में अधिक नहीं आता, वह केवल सिर हिलाती रहती है। हाँ जी। जरा दवा पिला दो बिटिया।
सावित्री कपड़े से ढकी दवा की बोतल निकालती है, गिलास में उड़ेल कर पिलाने लगती है। तो सुरेश भाई कहते हैं, तुम भी पियो ना, यह ताकत की दवा है, दोनों साथ साथ पिएंगे। दवा की पहली घूंट सावित्री के गले को आग की लकीर की तरह छीलती पार हो जाती है। वह मुंह बिचकाकर अचरज से देखती है। सुरेश भाई जोर से हंस पड़ते हैं। सावित्री अब कुछ और पास थी, उसका सिर घूम रहा था। अब उसे सुरेश भाई जैसे बड़े आदमियों से भय नहीं लग रहा था। सुरेश भाई की तरह तकिए के सहारे अब वह लेटी थी। सुरेश भाई उसके पांव के पास बैठे उन्हें दबा रहे थे। दवा की रीति बोतल पलंग के नीचे गिरी थी। सुबह सुरेश भाई की पलकें खुलती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है उन्हें। लाभू बहन स्वयं चाय लाई थी, मुस्कुरा रही थी। उसी तरह अकारण सुरेश भाई भी मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में अभी तक शरारत थी। खादी के शुभ्र वस्त्र धारण किए सुरेश भाई प्रार्थना के लिए जाने लगे तो सावित्री सीढ़ियों के पास मुंह धो रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। सुरेश भाई का आज का प्रार्थना प्रवचन बहुत लंबा नहीं चला। उन्हें आज दूसरे केंद्र का निरीक्षण करना है, लगभग 40 मील की यात्रा। आश्रम की सभी बहनों ने चलते समय सुरेश भाई की आरती उतारी और फूलों की सुगंधित मालाओं से उन्हें सुशोभित किया। वह जीप में बैठने वाले थे कि उन्होंने पास खड़ी सावित्री के कंधों को थपथपाया, लाभू बेन की ओर देखा। बड़ी सेवा भावी बिटिया है यह। लाभू बेन, इसे खादी की एक धोती हमारी तरफ से पुरस्कार में दे देना। सब आपकी दया है सुरेश भाई, लाभू बेन बोली। आपकी सेवा का सौभाग्य कब कब किसको मिल पाता है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।